मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे में जितने भी पीछे मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें लगने वाले फार्मूले जो हैं उन्हीं को देखेंगे। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने वाले हैं तो इन फार्मूलों को एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाएं और देखिए इसका क्या चमत्कार होता है। तो आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी। चैनल का क्या नाम है? मैथ पीएम। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बताने वाले हैं अब तक पूछे गए जो प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं? जैसे ये है, लिख दिए हैं 3x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है। अगर इसको सही में लिखा जाए तो ये क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो इसमें देखिए ए की जगह क्या मान है? ए की जगह 3 रखा हुआ है, बी की जगह क्या रखा है? बी की जगह 8 रखा है और सी की जगह क्या रखा है? 4 है। तो इसमें आप समझ गए कि ए बी सी का मान कैसे निकालना है। इधर देख लीजिए, फिर मान लीजिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो इसमें ए का मान क्या है? ए का मान ये 2 है। अब बी का मान क्या है? -5 है। और सी का मान क्या है? 3 है। तो इतना बात समझ में आया। अब बताएं कि मूल कैसे निकलेगा। मूल का मतलब क्या होता है? जो ए और बी, जैसे कहता है कि ये समीकरण दिया है, अब इसका कहेगा कि मूल निकालिए। तो मूल आपको कैसे निकाल, जैसे मान लीजिए पहला अगर मूल निकालना है तो आप क्या करेंगे? -b प्लस √b² माइनस 4ac/2a कर देंगे और इसमें मान रख देंगे और आपका एक मूल निकल जाएगा। इसी तरह बस ये पूरा उसी तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे आप चिन्ह माइनस रख देंगे तो आपका दूसरा मूल निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। और कैसे बी का मान कैसे रखेंगे, ए का मान कैसे रखेंगे, सी का मान कैसे रखेंगे, वो मैंने बता दिया है कि अगर समीकरण दिया है तो ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है और सी का मान क्या होता है, इसमें निकाल के मैंने बता दिया है। देखिए दोनों मूल निकालना है। और कभी कभी प्रश्न में क्या दे देता है कि आपको दोनों मूल दे देगा, कहेगा कि समीकरण बनाने के लिए। समीकरण बनाने के लिए हमारा कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है कि इससे समीकरण बनता है। तो हमारा मान लीजिए पहला मूल क्या है? ए है और दूसरा मूल क्या है? बी है। तो आपको क्या रखना है? पहले मूल ए की जगह ए रख देना है, बी की जगह बी रख देना है। ए की जगह ए रख देना है, बी की जगह बी रख देना है। उसके बाद सॉल्व कर लेना है तो हमारा समीकरण बन जाएगा। इतना बात समझ में आया। फिर कभी कभी पूछ देता है कि मूलों की प्राकृत बताइए। क्या बताइए? मूलों की प्राकृत बताइए। जैसे a² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक समीकरण दे देगा, फिर पूछेगा कि मूलों की आपको प्राकृत बताना है। तो सबसे पहले हम d का मान निकालते हैं। d का मतलब क्या? d मतलब होता है b² माइनस 4ac। मैंने बता दिया है कि b क्या होता है और a क्या होता है और c क्या होता है। तो जब आप इतना हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? डी का मान आ जाएगा। और जब डी आ जाएगा तो आप इससे पता कर सकते हैं कि मूलों की प्राकृत कैसी होगी। देखिए अगर 0 से बड़ा डी होगा तथा एक पूर्ण वर्ग होगा, 0 से बड़ा डी का मान आएगा और एक पूर्ण वर्ग होगा तो उसकी मूलों की प्राकृत कैसी रहेगी? परमेय तथा असमान रहेगी। और 0 से बड़ा डी आएगा तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए इसमें ये पूर्ण वर्ग होगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो जब ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूलों की प्राकृत कैसी रहेगी? अपरमेय तथा असमान रहेगी। अगर डी बराबर, अगर जीरो, डी का मान 0 के बराबर आता है तो मूलों की प्राकृत कैसी रहेगी? परमेय तथा समान रहेगी। अगर डी का मान 0 से छोटा आता है, मतलब डी से 0 बड़ा है, तो फिर मूलों की प्राकृत क्या रहेगी? कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसमें भी देखिए क्वेश्चन में जो रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न आ रहे हैं उसको साल में करा रहा हूँ, वीडियो भी उसका डाल दिया हूँ चैनल पे। तो उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, जो आए हैं, जो फार्मूला लगा है, पूरा मैंने उसको लिख लिया है कि बच्चों को रिवीजन करने में आसानी हो। फिर देखिए अब एक क्वेश्चन और बहुत तगड़े से पूछा जा रहा है कि ऐसे दे रहा है कि समीकरण ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था समीकरण ज्ञात करने वाला फार्मूला बता दिया है कि उसमें दो मूल दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बी नहीं दिया है, केवल एक मान दिया है, ए दिया है। जैसे मान लीजिए केवल एक ही मूल दिया जाए, केवल एक मूल दिया जाए, जैसे ब्रैकेट में a माइनस बी दिया जाए, तो फिर दूसरा मूल कैसे ज्ञात करें? तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए बस आप अंदर का चिन्ह चेंज कर देना, वही मूल हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मूल हो जाएगा, ये हमारा दूसरा मूल हो जाएगा और उसी पे फार्मूले पे रख के आप मूल ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए इस तरह का क्वेश्चन देता है ब्रैकेट में x1 y1, मतलब यहाँ पे 2 रख देगा, यहाँ पे 3 रख देगा, कोई भी मान रख सकता है। ये तो मैंने वहाँ पे x1 y1 माना है। फिर दूसरा दे देगा ब्रैकेट में x2 y2, फिर x3 y3
का मान दे देगा। कह रहा है त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ये 1 2 3 शीर्ष हैं, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, जैसे 1/2 मझला ब्रैकेट में x1 x2 x3, फिर छोटा ब्रैकेट में y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2 बराबर 0 रख देंगे और इस पर हल कर लेंगे। और x1 की जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे, और y1 की जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे। इसी तरह जो ऊपर जो समीकरण दिया है उसका मान इसमें रख देंगे और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। x1 y इतना तो पता है कि x1 x2 x3 ये हो गया। अब जो ब्रैकेट में है क्या है, y है, तो यहाँ पे देखिएगा एक सर्किल घूम रहा है, 1 2 3 का सर्किल घूम रहा है। देखिए 1 2 3 है, फिर देखिए 2 2 3 1 2 3 1 है, फिर 3 1 2 है, जैसे 3 1 2 है, सर्किल घूम रहा है। मतलब ब्रैकेट के अंदर y है जो कि माइनस में है और बाहर x है। इतना बात समझ में आया, इससे आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति में क्या क्या पूछ रहा है। देखिए त्रिकोणमिति में क्या क्या पूछ रहा है। देखिए ये 3 फार्मूले तो हर प्रश्न में जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ रहा है उसमें लगना ही लगना है। जैसे क्या दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर बराबर कासेस स्क्वायर। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला कर्ण है, ये ऊपर वाला लंब है, नीचे का आधार है। तो साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब और ये कर्ण। कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, काट का मान होता है आधार बटे लंब, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार, कॉसेस का मान होता है कर्ण बटे लंब होता है। इतना बात समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि ब्रैकेट में दे रहा है, ब्रैकेट में 1 प्लस 10a, ब्रैकेट में 1 प्लस 10b, ए की जगह कोई भी मान दे रहा है, बी की जगह भी कोई भी मान दे रहा है। तो आपको बस इतना ही देखना है कि अगर ए और बी को जोड़ने पे अगर 45 आए तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10 दे दे और यहाँ पे 35 दे दे, तो मैंने देखा कि 10 और 35 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, तो इसका आंसर 2 है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 25 दे दे और यहाँ पे आपका 20 दे दे, तो 25 और 20 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन कॉस में पूछ रहा है, जैसे साइन ए बराबर कॉस बी का मान क्या है। जैसे जब ए और बी को जोड़ने पे 90 डिग्री हो तो साइन ए बराबर कॉस बी हो जाएगा, कॉस सेक ए बराबर कॉसेस बी हो जाएगा, टेन ए बराबर कॉट बी हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब है टेन, अगर साइन 40 लिखा है तो साइन 40 को हम लोग कॉस में क्या लिख सकते हैं, कॉस में क्या लिख सकते हैं, मतलब हमको पता है कि दोनों का मान क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर ये 40 है तो कितना जोड़े कि 90 हो जाए, 50 जोड़े, तो कॉस हम 50 यहाँ पे लिख सकते हैं। साइन 40 लिखिए या कॉस 50 लिखिए, दोनों का मान बराबर है। इसी तरह अगर सेक 15 है और तो सेक 15 में क्या, मतलब 90 15 में क्या जोड़े कि वो 90 हो जाए, तो हमको पता है कि 75 जोड़ना पड़ेगा। और सेक के लिए क्या लिखेंगे, कोसेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोसेस लिखेंगे। और टेन 80 दिया है तो हमको पता है कि कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 10 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 90 आए तो दोनों का मान बराबर ही होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये तो एकदम ट्रेंड में चल ही रहा है, हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन तो इसका डाल ही रहा है। जैसे लिख दे रहा है x प्लस 1/x बराबर कोई मान दे रहा है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं p। फिर पूछ ले रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, या पूछ ले रहा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले रहा है, या फिर पूछ ले रहा है कि x पे 4 प्लस 1 पे 1/x पे 4 पूछ रहा है। तो हम लोग क्या क्या करना है कि जो यहाँ p का मान देगा वहाँ p की मान की जगह रख देंगे और उसको हल कर लेंगे, हमारा मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर p का जगह अगर 2 दे दे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, p की जगह 2 रखेंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर लग देंगे, 2 -2 दिया है, 2 रख देंगे, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपको मान रख लेना है। और ये जो फार्मूला आपको दिया है, ये हर शिफ्ट में ऐसा ना कोई क्वेश्चन दे ही दे रहा है। जैसे मान लीजिए a माइनस बी बराबर 10 दे दे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 15 दे दे और पूछ ले a क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ ले, तो ये वाला क्वेश्चन किससे लगेगा, इन सारे फार्मूलों से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर
एक ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर दिया है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर दे दिया है। तो इसको आप लोग को एक बार देख के जाना है, इसको तो पक्का याद कर लेना है, एक न एक क्वेश्चन फंसना ही है। अब देखिए क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न में पूछ रहा है, जैसे आयत में दे दिया है, मतलब आयत की दो भुजा है, एक ए बी है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों भुजा का गुणा कर देंगे। परिमाप पूछ रहा है तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी दे रहा है, ए प्लस बी आपको कर देना है। वर्ग दिया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा का स्क्वायर कर देना है। परिमाप निकालना है तो 4a कर देना है। समचतुर्भुज दिया है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं, और इसका एक विकर्ण D1 होता है, दूसरा विकर्ण D2 होता है। ये देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। परिमाप बराबर देगा 4a हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि विकर्ण दिया है, भुजा पूछ रहा है, या भुजा दिया है तो विकर्ण पूछ रहा है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगा लेना है। ए स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में D1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में D2/2 का होल स्क्वायर। D1 मतलब एक विकर्ण, D2 मतलब दूसरा विकर्ण। इसमें देखिए और भी दिया रहता है, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, उसको नहीं लिखा है क्योंकि ये इसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको फर्जी लिखाने से कोई फायदा है नहीं। अब आते हैं हम लोग आयतन पे। देखिए आयतन पे दो ही पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बेलन पे एक गोला पे पूछ रहा है। तो बेलन का मान लीजिए अगर आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। यहाँ देखिए आर लिख दिए हैं, ये पाई रहना चाहिए। पाई का मान 22/7 होता है। तो आयतन, अब ये आर क्या है, आर त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है। तो आयतन निकालना है तो पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए वक्र पृष्ठ भी कभी पूछ देता है या पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछ देता है, तो आपको क्या समझ लेना है, एक ही फार्मूला है 2 पाई आर एच होता है। संपूर्ण पृष्ठ कभी कभी पूछ देता है या कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। इसी तरह ये गोला का देखते हैं, गोला का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई आर का क्यू हो गया। वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब दोनों का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बराबर ही होता है। अब देखिए उसमें देखिए शंकु हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया, बहुत सारा है, उसको नहीं लिखा है क्योंकि उससे क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुभुज में अंतःकोणों का योग पूछ रहा है, तो n-2 गुणे 180। n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। कभी कभी दे रहा है योग आपको दे देगा, पूछ लेगा भुजाओं की संख्या ही बताइए, या कभी कभी भुजा देगा तो आपको पूछेगा योग बताइए। फिर पूछ रहा है कि बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे n-2 गुणे 180/n। फार्मूला आपका वही रहेगा, बस नीचे क्या रख देंगे आप, भुजाओं की संख्या रख देंगे। और देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछ ले रहा है तो 360 डिग्री/n। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। देखिए इस पे भी एक दो क्वेश्चन आ गया था कि एक आयत है, आयत में कोई अंदर का एक बिंदु P है और AP का मान आपको दे देगा, BP का मान दे देगा, CP का मान दे देगा और DP का मान पूछ लेगा। मतलब ये चारों में से 3 का मान दे देगा, एक पूछ लेगा। तो इसके फार्मूला है AP का होल स्क्वायर प्लस PC का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। मतलब इन चारों में से 3 का मान दे देगा और एक का मान आपको पूछ लेगा, तो वो आपको बता देना है। अब आते हैं, ये तो हमेशा एक न एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है कि आप प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती पूछिए। जब देखिए मान 4 दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये 4:5:6:7 दिया रहेगा, इसमें चारों का मान अलग अलग है। इसमें एक का मान आपको 3 मान दे दिया रहेगा और एक का मान पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे A:B:C:D। ए को हम लोग प्रथमानुपाती कहते हैं, बी को हम लोग तृतीयानुपाती कहते हैं, सी को हम लोग तृतीयानुपाती कहते हैं, डी को हम लोग चतुर्थानुपाती कहते हैं। ये मेरे बताने का मतलब ये है कि जैसे उसमें 3 संख्या दे देंगी, मान लीजिए ऐसे दे दे 4, 5, 6, इसमें पूछ ले द्वितीयानुपाती बताइए, तो इसमें आपको ये तो नहीं ना पता है कि द्वितीयानुपाती क्या है, तो अब किसका मान कहाँ रखना है ये भी नहीं पता है।
तो इसलिए मैंने बताया ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्था है। जब इसमें द्वितीय अनुपाती पूछेगा तो इसका मतलब ये मान नहीं दिया है, बाकी सब मान दे दिया है। तो इसको क्रम से आप रख लेंगे, यहाँ 4 रख लेंगे, यहाँ 5 रख लेंगे, यहाँ 6 रख लेंगे। और इसका मान निकालने के लिए फिर ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, ए और डी से गुणा कर देंगे, और अंदर अंदर का गुणा कर देंगे, बी और सी से गुणा कर देंगे। और जो मान आपका नहीं दिया है उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये तो हो गया जिसमें 3 मान दे दिया है। चौथा आपका पूछ ले, कभी कभी 2 ही मान देता है। क्या दे देता है? 2 ही मान दे देता है। और आपको तीसरा मान पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए 4 और 5 दे दे, कहा है प्रथमानुपाती बताइए, मध्यानुपाती बताइए, तृतीयानुपाती बताइए। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथमानुपाती, एक को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथमानुपाती। और अंदर के दोनों को हम लोग कहते हैं मध्यानुपाती। और ये मान देखिए एक ही रहेगा, बीच 2 अलग अलग मान नहीं रहेगा, एक ही मान रहेगा। 80 को क्या कहते हैं? तृतीयानुपाती कहते हैं। इसमें 4 और 5 दे दिया गया है। अब कहेगा कि मध्यानुपाती बताइए, तो मध्यानुपाती ये बीच का है, तो इसके मतलब ये पहला है और ये 5 दूसरा तृतीयानुपाती है। अगर यही चीज़ कहेगा कि आप तृतीयानुपाती बताइए, तो आपको मतलब समझ लेना है कि इसका मान नहीं दिया है, और 4 5 ये 4 प्रथम अनुपाती है, और जो 5 है ये 2 बार दिया गया है। ठीक है, मैंने बताया है कि जो बीच वाला मतलब बीच वाला है वो 2 बार लिखना है। ठीक है, अगर 2 मान दिया है तो अब इसको ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, ए और सी का गुणा, बी बी का गुणा। इसमें आपको फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, जो प्रथमानुपाती, द्वितीय मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती का फार्मूला आप लोग याद करते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन उतना कोई टफ नहीं आ रहा है, आसानी आ रहे हैं। तो साधारण ब्याज वाला फार्मूला क्या दिया है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें ये 1 2 3 4 में से 3 मान दे दिया रहेगा और 1 मान आपको निकालना है। कभी ब्याज नहीं देगा तो मूलधन दर समय दे देगा तो ब्याज निकल जाएगा, और कभी मूलधन नहीं देगा तो ब्याज दे देगा, दर दे देगा, समय देगा, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में से 4 में से 1 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आ रहा है कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 ऊपर समय रख देंगे, -1 कर देंगे। इससे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछे तो मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 ऊपर समय रख देंगे, तो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको ज्ञात हो जाएगा। देखिए ये बार वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1 2 क्वेश्चन आ ही रहा है, तो 2 3 टाइप का मैं बता दिया हूँ कि कैसे आपको समझना है। जैसे अगर दशमलव और 2 अंक पे बार दिया है तो दोनों अंक को हम वैसे लिख देंगे, दशमलव हट जाएगा, और जब 2 अंक पे बार दिया है तो 2 लाइन नीचे बढ़ा देंगे और हल कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए दशमलव के बाद एक संख्या दी रही और उसके अगले 2 संख्या पे बार हो, तो उसको कैसे हल करेंगे? आप 749 डायरेक्ट लिखेंगे, बिना दशमलव के लिखेंगे। जिस अंक पे दशमलव नहीं रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे, और मान लीजिए 2 अंक पे बार था तो 2 लाइन नीचे, और 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 जीरो नीचे। अब इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए 1.49 दिया है जिस पे बार है, तो आप क्या कर लेंगे? 1 को सही में कर लेंगे और बटे 49 ऊपर लिखेंगे, 2 अंक पे बार था तो 2 लाइन नीचे। इसी तरह देखिए 1.7 2 अंक पे बार दिया है, तो 1 को आप लोग सही में कर लेंगे, उसके बाद 749 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या लिख देंगे। जिस अंक पे बार नहीं लगा है उसको घटा लेंगे, और 2 अंक पे बार था तो 2 लाइन नीचे, 1 अंक पे बार नहीं था तो 1 जीरो नीचे, तब हल कर लेंगे। अब देखिए जैसे लसम मसम के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अगर सवाल में छोटी से छोटी पूछे संख्या तो आप समझ लीजिएगा कि हमको लसन निकालना है। कभी कभी बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि लसन निकालना है कि मसन निकालना है। तो ये ट्रिक है कि छोटी से छोटी अगर संख्या दे देगा तो समझ जाइएगा कि लसन निकालना है। अगर उसमें पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो समझ जाइएगा मौसा बताना है। ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए 2 संख्या हैं, 2 संख्याओं मान लीजिए पहली संख्या इधर है, दूसरी संख्या को इधर लिख देंगे, और लौसा गुणे मौसा ये फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए 2 संख्या है 4 और 5, और इसका मौसा 1 दे देगा। अब पूछेगा कि आपको लौसा बताना है, तो इस ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इन चारों में से अगर 3 का मान दिया है, 3 का मान दिया है, 1 का मान नहीं दिया है, तो आप इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए समतुल बट्टा पे भी आधारित प्रश्न आ रहे हैं। मान लीजिए एक
बट्टा है x%, दूसरा बट्टा है y%, तीसरा बट्टा है z%। तो आपको समतुल बट्टा बताना है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस ब्रैकेट में 100 माइनस x, पहला बट्टा घटा देंगे बटे 100, गुणे ब्रैकेट में 100 माइनस वाई बट्टे 100, फिर ब्रैकेट में 100 माइनस जेड बट्टे 100। अगर मान लीजिए एक और बट्टा दे देगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे बट्टे 100 कर देंगे, तो हमारा समतुल बट्टा निकल के चला आ जाएगा। मान लीजिए अगर दो ही बट्टा दे और आसान विधि से हम लोग को लगाना है तो क्या करेंगे, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे और दोनों को गुणा करके 100 से भाग देंगे और उसमें से घटा देंगे, तो हमारा उसका समतुल बट्टा निकल आएगा। अब जैसे औसत चाल पूछ लेता है, चाल और समय दूरी वाले चैप्टर से, कि औसत चाल बताइए, तो आपको इतना समझना है कि अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर है, मान लीजिए 90 वो जाता है या 90 आता है, तब तो ये फार्मूला लगेगा। अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर है तब ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर दोनों के बीच की मान लीजिए 40 जाता है उधर से 50 आ जाता है, तब ये वाला फार्मूला आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर चाल अलग अलग है तो उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है या 50 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो औसत चाल निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आप लिख सकते हैं। तो पहला चाल 40 गुणे दूसरा चाल 50 गुणे 2, फिर ब्रैकेट में 40 और 50 जोड़ लेंगे, हमारा औसत चाल निकल आ जाएगा। अब देखिए लाभ हानि में से भी क्वेश्चन आ रहा है, जिसका मैंने एक ही 60 तरीका बताया है। एक ही फार्मूले से आप कई तरह के क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको मूल्य दे दे, अगर उस पे लाभ होता है, इस मूल्य पे अगर लाभ होता है तो हम 100 में उसको जोड़ देंगे, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो घटा देंगे। अगर इस मूल्य पे आपको घाटा होता है या हानि होता है तो 100 में से उसको घटा देंगे। और अगला मूल्य जो आपको चाहिए, अगर लाभ वाला मूल्य चाहिए तो 100 में उतना जोड़ देना है, अगर हानि वाला मूल्य चाहिए तो 100 में उतना घटा देना है। जैसे मान लीजिए 96 रुपया है, ये 4% हानि में है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 4 घटा लेंगे, क्योंकि ये वाला मूल्य हानि में है। और हमको ऐसा मूल्य चाहिए जो 20% का लाभ हो, मतलब इस मूल्य पे हमको 20% का लाभ चाहिए। तो जब लाभ चाहिए तो मैंने क्या बताया कि उसको आप जोड़ लेंगे, अगर हानि चाहिए होता तो घटा लेते हैं। तो जैसे 96 और 100 में से 4 गया 96 और 100 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 96 से 96 कैंसिल और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आते हैं चाल समय दूरी में, जो रेलगाड़ी पे एक न एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन वही फार्मूला आपको बता रहा हूँ, फालतू फार्मूला इसमें नहीं डाल रहा हूँ। जो आपको पेपर में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पे फार्मूला चल रहा है। ठीक है, जिसमें रेलगाड़ी में दे दिया रहता है, जिसमें उसकी लंबाई दे रहा है, समय दे रहा है तो चाल पूछ रहा है। अगर समय और चाल दे दिया रहा है तो लंबाई पूछ रहा है। इसमें तीन में से एक नहीं दे रहा है, दो दे रहा है और एक को पूछ रहा है। देखिए समय यहाँ पे रहेगा सेकंड में, सेकंड में आपका समय आ जाएगा, लंबाई आपका मीटर में आ जाएगा, और चाल अगर किमी घंटा में दे दिया है तो चाल यहाँ पे किमी घंटा रख देंगे, और उसको ऊपर वाले को 18 से नीचे वाले 5 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे विभाजिता का नियम पे भी प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में प्रश्न इसके पूछे जा रहे हैं, तो उसको समझ लीजिए। जैसे दो अंक से कौन संख्या विभाज्य होगा, जो इकाई का प्रथम अंक अगर 2 से कट जाए तो वो 2 से विभाज्य होगा पूरा पूरा। जैसे ये संख्या दिया है, इसका इकाई का एक अंक देखना है। जैसे 2 है तो 2 क्या 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अब 4 से देखेंगे, इकाई का 2 अंक कट जाए, इकाई का पहले 2 से 1 अंक देखते थे, अब 4 से 2 अंक देखेंगे, 4 से 2 अंक देखेंगे 32 है, तो 32 क्या 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। इसी तरह 8 से देखते हैं, इकाई का 3 अंक, अब क्या करते हैं 3 अंक देखेंगे, 432 देखेंगे, क्या 8 से कटेगा, तो 8 पंचे 40, 3 बचा 32 हो गया, तो 8 चौक 32, तीनों अंक कट जा रहे हैं, मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। और 3 और 9 का नियम क्या कहता है, देखिए संख्या को जोड़कर संख्या को जोड़ देंगे, अगर 3 से कटेगा तो 3 से विभाज्य है, अगर 9 से कटेगा तो 9 से विभाज्य है। अब संख्या को जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 7 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22,
22 क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य नहीं है। अगर 9 से इसको देखा जाए तो 9 से भी नहीं कट रहा है, तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कभी कभी दे देगा कि इसमें मान लीजिए इकाई का अंक y है, अब y की जगह क्या रखें कि वो 3 से भी कट जाए 9 से भी कट जाए। तो अब मान के चलिए यहाँ पे इकाई के अंक क्या रखेंगे कि वो 3 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 22 के बाद कौन सा 3 से अंक कटता है, या तो 24 कटता है या तो 27 कटता है। अब यहाँ पे अगर हम 24 कर दे इसका मान, तो 3 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो हम 24 नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे 27 करेंगे, क्योंकि वो 3 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। तो 27 करने के लिए 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो y की जगह क्या मान रखेंगे? 5 मान रखेंगे। यही प्रश्न बार बार पूछ रहा है, तो समझ में आया इतना। अब देखते हैं सरलीकरण में क्वेश्चन आ रहा है। तो सरलीकरण में आपको लगाने के लिए पहले बोडोमास का नियम पता होना चाहिए। जैसे पहले हम लोग ब्रैकेट करते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं बार, फिर करते हैं का मतलब क्या होता है? गुणा। बार का मतलब कोई चिन्ह नहीं रहता है, जो बार के नीचे दिया रहेगा उसको अंक को पहले हल करेंगे, ठीक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब इसमें देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे, पहले हम लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बार को हल करेंगे। तो बार इस पे दिया है तो 2 और 3 को हल कर लेंगे। और 2 3 कितना होता है? 5 होता है। ये ना समझ, देखिए माइनस पे बार नहीं है तो माइनस को आपको अलग रखना है। ये नहीं समझ लेना कि माइनस उसमें दिया है, माइनस तो दिया ही है, लेकिन बार में जब बार हल करेंगे अब बार के नीचे माइनस है नहीं तो माइनस को छोड़ देंगे, जो संख्या है उसी को हल कर लेंगे। अभी यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक। उसके बाद हम लोग का हल करेंगे, मतलब यहाँ पे गुणे का निशान लगा के 5/40 कर देंगे। फिर उसके बाद भाग हल कर लेंगे, फिर गुणा हल कर लेंगे, फिर प्लस हल कर लेंगे, फिर माइनस हल कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हमने बताया। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो ज़्यादा चलेगा तो इस पर एक वीडियो और बन जाएगा, वो भी विस्तार से। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।